हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। उसका है लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सारी डिटेल बातें आपको बता दी थी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक सेल के पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा ये डायग्राम देख लीजिए। तो जो प्लांट की सेल, एनिमल की सेल का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें एक क्लियर कट डिफरेंस आपको समझना ये ज़रूरी है कि ये दोनों सेल जो होती हैं, यूकैरियोटिक की जितनी सेल होती हैं सारी नॉन आइडेंटिकल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। जो प्लांट की सेल होती है ये सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, एनिमल की सेल में नहीं होती। प्लास्टिड भी प्रेजेंट होता है और वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड और वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट की सेल में, एनिमल की सेल में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती, इसलिए इसको बोला गया है नॉन आइडेंटिकल। अब यहाँ पर देखिए, एनिमल की सेल में ये जो सेंट्रियोल होता है ये सेंट्रियोल पाया जाता है, लेकिन प्लांट की सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। ठीक, एनिमल की सेल में पाया जाता है, प्लांट की सेल में नहीं पाया जाता, इसीलिए यही सब डिफरेंस की वजह से इसे नॉन आइडेंटिकल बोला गया है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो देखिए कॉमन जो एक फीचर था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस था वो बिल्कुल नेकेड था, साइटोप्लाज्म में बिल्कुल ओपन दिख रहा था। यहाँ पर न्यूक्लियस आपको साफ साफ विजिबल हो रहा होगा, ये एक वेल मेम्ब्रेन के अंदर सिक्योर है। ठीक है, प्लांट की सेल हो या एनिमल की सेल हो, दोनों में क्या न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन के अंदर सिक्योर है। और इसमें जो होती है यूकैरियोटिक की सेल, कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब हर ऑर्गन का एक अपना अलग कंपार्टमेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम है, ये गोल्गी बॉडीज है। तो ये एक अलग अलग डिस्टेंस पे अपने अपने कंपार्टमेंट के अंदर होते हैं और वहाँ से इनका फंक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए अब एनसीईआरटी की लाइन को देखते हैं। तो लिखा था यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। इन eukaryotic cell there is an extensive compartmentalization of the cytoplasm through the presence of membrane bound organelle। जितने भी यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो साइटोप्लाज्म, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, जितना यही नहीं, ये तो व्हाइट हो गया आपका वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल जो कि प्लांट में होता है, यहाँ का वॉल्यूम सरफेस एरिया बढ़ाता है। उसके अलावा ये जो हल्का सा आपको थोड़ा सा ब्लूइश शेड में दिख रहा है ये है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म के ही अंदर आपके सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। तो वही बात लिखी है यहाँ पे, सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। बहुत सारे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ लोकोमोटरी भी होते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। देखिए राइबोसोम पाया जाता है आपकी सेल में, क्रोमोसोम नहीं दिखता होगा। तो जब ये राइबोसोम बहुत सारे एक साथ मिलकर कंडेंस हो जाते हैं तो ये बनाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, और फिर जब क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं तो वो बनाते हैं डीएनए, उसी को ही बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। लिखा है ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉन आइडेंटिकल प्लांट एंड एनिमल सेल। नॉट आइडेंटिकल का डिफरेंस जो मैंने यहाँ पर आपको बताया वो यही है, क्योंकि यहाँ की सेल में क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है और प्लास्टिड पाए जाते हैं, और क्या होता है यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख दे रही हूँ, वैक्यूल। ठीक है, ये वैक्यूल्स होते हैं, प्लास्टिड, वैक्यूल्स और सेल वॉल पाई जाती है, इसीलिए बोला गया इसको नॉन आइडेंटिकल। लिखा है ना, एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोसेस सेल वॉल्स, प्लास्टिड एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये वाला व्हाइट कलर का जो बड़ा, वो यहाँ पर नहीं है एनिमल की सेल में। ठीक है, On other hand, animal cell have a centriole which are absent in almost the plant cell। यहाँ पर जो सेंट्रियोल मैंने ये जो सर्किल किया है आपको, ये जो सर्किल आप देख रहे हो ये सेंट्रियोल क्या है, यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो यही इसमें क्या है डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। इससे नीट में पीवाईक्यूज भी पूछा जा सकता है कि प्लांट के सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड, वैक्यूल पाया जाता है, यहाँ वैक्यूल और थोड़ा सेंट्रियोल दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन मैच कर रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मिस्ड हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को कि यहाँ पे उठा के सेंट्रियोल कर दे, यहाँ पर वैक्यूल कर दे। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सेल वॉल, प्लास्टिड एंड वैक्यूल ये तीनों पाए जाते हैं आपकी प्लांट की सेल में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे बनी। तो जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सबसे पहले क्या होता है, जो 1950 में आपका बन गया था, माइक्रोस्कोप बन के आ गया था। ठीक है, फिर उसके बेसिस पर जब माइक्रोस्कोप बना तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी हुई। स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर की बनी हुई है, जिसे बोले हैं लिपिड। लिपिड की बाई लेयर होती है। ठीक है, लिपिड बाई लेयर है, जिसमें मेजर लिपिड जो है वो है आपके फॉस्फोलिपिड। जो मेजर लिपिड है वो था आपका फॉस्फोलिपिड, और इसी के ही साथ कुछ कोलेस्ट्रॉल भी थे जो इसी में ही क्या थे,
इसी मेम्ब्रेन में ही अटैच थे। कोलेस्ट्रॉल भी थे, लिपिड के ही बने हुए कुछ कोलेस्ट्रॉल थे और लिपिड बाई लेयर की बनी हुई मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर इसको और मॉडिफाइड किया गया और देखा गया जब माइक्रोस्कोप के थ्रू, तब पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ लिपिड की ही नहीं बनी है, बल्कि उसमें कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी हैं। उसके बाद फिर पता चला गया कि इसमें कुछ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की तो बाई लेयर थी, इतनी बात तो पहले ही पता थी। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी ऐड कर दिया गया था, लेकिन इसका एक परफेक्ट एक स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिला। जो लिपिड की उन्होंने लेयर बताई थी, जो बाहर वाली थी, वो क्या थी, पोलर, और अंदर वाली जो लेयर थी, अंदर की ओर जो थी लिपिड की लेयर, वो क्या थी, नॉन पोलर। नॉन पोलर बोला गया क्योंकि ये इसी को ही बोलते हैं, नॉन पोलर को ही बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक इसलिए थी क्योंकि इसके अंदर कुछ एरोमेटिक जो वो थे, आपके जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है कि पानी होता है, तो ये लेयर कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक बनी थी लेयर ये। और ये नॉन पोलर थी, जो बाहर वाली थी पोलर थी। इसके बाद पता चला कि प्रोटीन भी है इसमें, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो जो प्रोटीन थे वो क्या आपके लिपिड की जो लेयर थी उसी में ही ऊपर की ओर कुछ थे जिन्हें बोला गया था पेरिफेरल, और कुछ थे लिपिड की लेयर के अंदर ही धसे हुए थे जिन्हें बोला गया था इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल बोला गया। इंटीग्रल प्रोटीन थे और पेरिफेरल प्रोटीन थे, और जो कुछ कार्बोहाइड्रेट में जो शुगर होती है वो भी आपकी प्रेजेंट थी। तो अगर एक ह्यूमन आरबीसी की, वैसे ये जो डिफर है देख रहे हो आप, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लिपिड का, ये हर सेल में वेरी कर सकता है अलग अलग, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है ह्यूमन रेड ब्लड सेल। ह्यूमन की आरबीसी का अगर देखा गया, उसमें जब स्टडी की गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो वहाँ पता चला कि 52% जो था आपका वो था प्रोटीन, और 40% जो था वो था आपका लिपिड। ठीक है, 40% लिपिड था और 52% प्रोटीन देखने को मिला। इसके बाद एक मतलब पूरा पर्टिकुलर अच्छा सा स्ट्रक्चर नहीं बता पाए थे कोई, लेकिन हाँ ये सारी बातें हुई थी। उसके बाद आया था आपका 90, ये सारी जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये मैं भी आपको रिकॉल कराऊंगी। तो ये आया था, उसके बाद आया था मॉडल जिसको दिया था सिग्नर एंड निकोलसन का, 1972 में मॉडल आया। इन्होंने एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाकर बताया कि कैसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इन्होंने दिखाया कि जितनी बातें वहाँ पर की गई थी वो सारी बातें सही थी। देखिए लिपिड को 2 बाई लेयर होती है, देखिए लिखा भी है इसमें फास्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक, उसके बाद लिपिड के अलावा जो बाहर वाली है ये होती है पोलर, और अंदर वाली जो होती है वो नॉन पोलर होती है, इसी को ही बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ये जो अंदर वाली आप देख रहे हो ये है नॉन पोलर। ठीक है, इसी में ही कुछ प्रोटीन भी है, ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है प्रोटीन, जिसे बोला गया पेरिफेरल। जो सरफेस के ऊपर, ये जो सरफेस है इसके ऊपर जो प्रोटीन के धागे हैं ये है पेरिफेरल प्रोटीन, और जो इसके अंदर ये जो गोल सा आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये है इंटीग्रल प्रोटीन। वैसे ही यहाँ पर भी है, ये है इंटीग्रल प्रोटीन। इसी प्रोटीन के धागे के ही ऊपर कुछ शुगर भी अटैच थी और इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल भी था। ठीक, ये सारी बातें किसने बताई, सिग्नर एंड निकोलसन के मॉडल के थ्रू इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। फिर यहाँ पर ही इसका नाम रख दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्यों? क्योंकि इसका नेचर थोड़ा फ्लूइड टाइप का था। देखिए क्या लिखा, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। इसका जो क्वासी फ्लूइड नेचर, जो लिपिड है, लिपिड भी मूव कर रहा है फ्लूइड के फॉर्म में, और जो पेरिफेरल प्रोटीन जो इसके सरफेस पर है और जो कुछ इनर साइड है ये भी क्या कर रहे थे, उसी के साथ मूवमेंट कर रहे थे, इसीलिए इनको बोल गया था क्वासी फ्लूइड नेचर। ठीक है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द प्रोटीन, लेटरल मूवमेंट हो रहा था ओवरऑल बाई लेयर, दोनों लेयर के थ्रू। दिस एबिलिटी मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। यही एबिलिटी जो थी इसको क्या नाम दिया गया था, फ्लूइडिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 1950 में आया था, जिसको किसने बनाया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बनाया था। इन्हीं के ही थ्रू फिर पता चला, मैनुअल केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स इनेबल द साइंटिस्ट डिड्यूस टू द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस स्टडी शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक, लिपिड प्रोटीन कैसे की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन ये पता चला था। फॉस्फोलिपिड जो मेजर लिपिड थे वो फॉस्फोलिपिड थे और अरेंज थे बाई लेयर के फॉर्म में। यहाँ पर ये अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये देखिए एक लेयर आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रही है ब्लू वाली, और एक लेयर ये है। ठीक है, तो ये क्या है, बाई लेयर लिपिड की लेयर है। जो मेजर लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड।
उसके बाद लिखा है मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड जो था वो बाहर की साइड था, आउटवर्ड साइड, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर साइड। हाइड्रोफोबिक क्योंकि इनर साइड में ही होता है आपका साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में मोस्टली पानी भरा होता है, तो वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक थी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बाहर वाली क्या थी, पोलर। हाइड्रोफोबिक को ही नॉन पोलर भी बोलते हैं। इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। ये जो नॉन पोलर टेल थी यहाँ पर, जो नॉन पोलर देख रहा है, ये जो लिपिड की जो नीचे वाली यही नॉन पोलर है, ये किसकी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी हुई होती है, जो क्या प्रोटेक्ट करती है आपका एक्वस मीडियम से प्रोटेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। मेम्ब्रेन क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल भी कंटेन करती हैं। तो ये सारी बातें हो गई थी। इसके बाद देखिए रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप इन ह्यूमन बींग्स। द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स, इसको मैंने हाईलाइट भी किया है। 52% क्या होता है, प्रोटीन, एंड 40% होता है लिपिड। ठीक है, 40% लिपिड होता है, 52% होता है प्रोटीन। डिपेंडिंग ऑन द ease of extraction membrane proteins can be classified as integral and peripheral। जो मेम्ब्रेन है प्रोटीन की मेम्ब्रेन, ये देखो, ये जो बाहर वाला जो देख रहे हो ना, ये जो पी से रिप्रेजेंट है, ये है पेरिफेरल, क्योंकि ये क्या है आपकी लिपिड की बाई लेयर की अपर सरफेस पर है, तो ये पेरिफेरल है। और जो अंदर धसे हुए हैं, लेयर के अंदर ही बीच बीच में जो धसे हुए हैं, उनको बोला है इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, दो चीज़ों के बीच में अगर कोई भी कॉमन वर्ड आ रहा है तो इंटर वर्ड वहाँ पर यूज होता है, इसीलिए इसको बोला गया है इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक, lie on the surface of the membrane while in the integral proteins are partially और totally buried। कुछ आधे और कुछ पूरी तरह से क्या होते हैं, buried मतलब धसे हुए होते हैं मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट में क्या है, फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब इसका जो फ्लूइड नेचर होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शन सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ कर रही है फ्लूइडिटी की वजह से। फॉर्मेशन इंटरसेलुलर जंक्शन, दो सेल देखिए, जब यहाँ पर एक सेल और ये दो सेल, बहुत सारी सेल होती है, इनके बीच में जो जंक्शन प्रोवाइड हो रहा है ये भी फ्लूइडिटी की वजह से होता है। फ्लूइडिटी होती है तभी यहाँ से आयंस का एक्सचेंजमेंट होता है, यहाँ से मॉलिक्यूल्स का, आयन मॉलिक्यूल्स भी एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखा है, सिक्रेशन एंड इंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में भी ये काम होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। मैंने बताया ना, यहाँ एक सेल का मॉलिक्यूल या इस सेल का मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सके और इसका यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सके, इसका ये मेन फंक्शन होता है। तो ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा डायग्राम, जिसको दिया था सिग्नर एंड निकोलसन ने 1972 में। याद रखिएगा 1950 में आपका माइक्रोस्कोप बन गया था। उसके बाद सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी केमिकल बेसिस पर स्टडी हुई। उसके बाद फिर सिग्नर निकोलसन ने पूरी बातों को एक समराइज करते हुए उन्होंने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक, अब इसके फंक्शन की बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या होता है आपकी सेल में। तो देखिए सबसे पहले ये जो ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये तो है ही। इसको पढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जब ट्रांसफ्यूजन होता है मतलब किसी भी आयंस का एक्सचेंजमेंट होता है, यहाँ पर आयंस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और इसी के ही साथ मेम्ब्रेन में जो होती है, इसकी जो ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब सेलेक्टिव, कुछ मॉलिक्यूल्स ही आ सकते हैं जा सकते हैं। ठीक है, परमिएबल होती है मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए दोनों साइड से। ठीक है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो, जैसे यहाँ पे जो लिपिड की बाई लेयर देख रहे हो आप, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ से यहाँ आएंगे, जैसे कि ये जो दो लेयर है, मान लो ये मैंने बना दी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आयंस है सेल के बाहर है और कुछ सेल के अंदर है मॉलिक्यूल, इनको बाहर से अंदर जाना है, ये बाहर से अंदर से बाहर आना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर ये दोनों क्या आराम से अंदर बाहर चले जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगी आपकी ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस हो जाएगी। अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, तो इसके अगेंस्ट अगर जाना पड़ रहा है तो उसमें क्या होती है आपकी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका ट्रांसफ्यूजन होता है या आयंस मॉलिक्यूल का एक्सचेंजमेंट होता है वो तीन टाइप से होता है। पहला दिया है आपका ऑस्मोसिस, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए ऑस्मोसिस में क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है, ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंस, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ पर लिखा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, और यहाँ पर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू मॉलिक्यूल या आयंस जो होंगे वो फ्लो करते हैं। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, वाटर में भी मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस में वाटर का डिफ्यूजन होता है। अब यहाँ क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ आयंस और मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, फ्रॉम द लोअर टू हायर।
ठीक है, यहाँ पे क्या था, हायर से लोअर की ओर हो रहा है तो ऑस्मोसिस है, यहाँ पर लोअर से हायर की ओर जा रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो यहाँ पर आपको एनर्जी भी खर्च करनी पड़ेगी, इसीलिए इसको हाईलाइट किया मैंने। सच ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज यूटिलाइज मतलब खर्च होती है, एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये आपके न्यूरॉन्स में होता है, मतलब कभी भी इम्पल्स जनरेशन होता है, इम्पल्स जनरेट होती है तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, एक्टिवेट होता है। जब एक्टिवेट होता है तो वहाँ पर क्या होती है, एटीपी खर्च होती है। इसीलिए कभी हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा जोर देते हैं किसी काम को अगर हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या हमारी बॉडी एक्टिवेट होती है, तो सोडियम पोटेशियम चैनल क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, और वहाँ पर जब ये चीज़ें क्रॉस करती हैं मेम्ब्रेन में तो एटीपी खर्च होती है। इसीलिए मैं क्या लगता है थोड़ी थोड़ी हमें थकान भी महसूस होती है। अगर आप बायो को थोड़ा सा ट्रिकी अगर रिलेट करो अपनी बॉडी से तो हर जगह आपको बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट क्लियर नज़र आएगा। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप आप जब वो पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहाँ पर जब आपको पढ़ाया जाएगा न्यूरॉन का जो इम्पल्स जंक्शन होता है तो वहाँ पर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर लोगे। तो अब इसके बाद आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है, मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. सेम प्रोसेस होता है, बस यहाँ कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो कहलाता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन हो जा रहा है along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो कहलाएगी आपकी ऑस्मोसिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं, लिखा है सेल वॉल। तो सेल वॉल आपको पता ही है ये कहाँ पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है और कुछ फंजाई में भी पाई जाती है। ठीक है, ये 3 स्टार पॉइंट है जो मैंने निकाले हैं एनसीईआरटी से, यहीं से मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिखा गया है और नॉन, ये होती है नॉन लिविंग, लिविंग नहीं होती है, ये नॉन लिविंग होती है, सबसे बिग पॉइंट है इसका। ठीक है, इसको याद रखना, नॉन लिविंग होती है। तो लिखा है अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट। मतलब सोचो अगर ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर सख्त एक आउटर कवरिंग होगी जो कहलाती है आपकी सेल वॉल। तो ये किस में प्रेजेंट होती है, आपके फंजाई और प्लांट के सेल में। एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और उसी जगह जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो बनती है आपकी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन की। ठीक, इसके बीच में होता है एक मिडल लैमिला, इन दोनों के बीच में एक मिडल लैमिला होता है जो क्या होता है, एक लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है जो होल्ड करती है और ग्लू करती है डिफरेंट नेबर सेल टुगेदर। जो यहाँ की जो आसपास सेल होती है, जैसे प्लांट की सेल की बात करें, मीजोफिल टिश्यू जो होता है वो क्या बहुत सारी सेल्स क्या आपस में अटैच करके बनाती हैं टिश्यू। तो इन दिनों का जो इन सब का जो अटैचमेंट होता है, इंटरेक्शन जो हो रहा है, ये क्या होता है, मिडिल लैमिला के थ्रू होता है। इसीलिए बोला गया है डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, सबको एक साथ नेबर फॉर्म में टुगेदर मतलब साथ में रखती है, एक ग्लू की तरह काम करती है क्या आपकी मिडिल लैमिला। ठीक, ये 3 पॉइंट्स से आपको ध्यान रखने हैं, इसी से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं मोस्टली। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्लाइड पे, लिखा है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम नहीं तो बहुत बार 10 बार पूछा गया है क्वेश्चन, इस टॉपिक से आया है नीट में, जिसमें सिर्फ इतना पूछते हैं आपसे कि बताइए इसमें से कौन सा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है। ये 4 आपको याद रखना है जो है इंडो मेम्ब्रेन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये चारों आपके इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। और क्या नहीं है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया, और है एक आपका मीजोसोम। ठीक है, मीजोसोम और यहाँ पर लाइसोसोम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्रोमोसोम भी रख सकते हैं ऑप्शन में, तो क्रोमोसोम से भी याद रखना ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होने का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट फंक्शन परफॉर्म करना, मतलब ये जो चारों आप देख रहे हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये चारों एक साथ कोऑर्डिनेट फंक्शन प्रमोट करते हैं, इसीलिए इनको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखा गया। ये सब भी, इन सब का भी फंक्शन होता है लेकिन इनका कोऑर्डिनेट नहीं होता, सबका अलग अलग रोल है, इसलिए इसको इंडो मेम्ब्रेन के अंदर नहीं रखा गया है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके 2 टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। ठीक, चलिए पढ़ते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सबसे पहले जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं RER। इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम,
राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। मैंने जो फर्स्ट लेक्चर जब पढ़ाया था उसमें बताया था राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो आप गोल गोल देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये क्या है, आपका राइबोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए इसको रफ बोला गया है। और यहाँ पर जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोला गया है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, आपका लिपिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, आपका प्रोटीन बनाता है। यहाँ पर क्या बनना है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और यहाँ बनता है आपका लिपिड, ठीक है, लिपिड बनता है। और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं आपके रफ और स्मूथ, ये क्या न्यूक्लियस के ही अराउंड होते हैं, ठीक है, जिगजैग फॉर्मेशन में देख रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पे होता है आपका ल्यूमेन, ये जो खाली जगह है ये है आपकी ल्यूमेन। जो ल्यूमेन इनर वाला होता है, आउटर वाला तो होता है क्या आपके साइटोप्लाज्म के संपर्क में होता है, जो इनर वाला होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संपर्क में होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर लिपिड का, यहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ लिपिड। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, यहाँ प्रेजेंस है राइबोसोम, यहाँ अब्सेंस है, तो जहाँ पर नहीं है राइबोसोम वो बनाएगा लिपिड का फॉर्मेशन करता है, और जहाँ पर प्रेजेंट है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है और वो बनाते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे फाइनली जब प्रोटीन बन जाती है या लिपिड और प्रोटीन बन जाते हैं, उसके बाद ये पहुंच जाते हैं आपके गोल्गी अपरेटस में। इसमें क्या होता है, आपका जो गोल्गी अपरेटस होता है, ये इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, 1898 में कैमिलो गोल्जी, ठीक है, कैमिलो गोल्गी बोलो या गोल्जी बोलो, इन्होंने इसकी खोज की थी। और इन्होंने मतलब यही बताया था, इसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये होता है इसका डायमीटर। ये डायमीटर होता है, ये डायमीटर याद रखना, नीट में PYQs आया इस पे, और इस पे भी पूछ लेते हैं, मैचिंग में डाल देते हैं और बोल देते हैं कि बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो देखिए इसका काम क्या होता है, जब वहाँ पर लिपिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो आते हैं यहाँ पर गोल्गी अपरेटस में आते हैं। यहाँ पर क्या करता है, गोल्गी बॉडी क्या करती है, उसको पैकेजिंग करती है, मतलब लिपिड को पैक कर देती है। लिपिड और प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, पैकेजिंग होती है और उसको मॉडिफाइड करते हैं, मॉडिफाइड करके बना देते हैं। यहाँ पे प्रोटीन बन जाता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन, और ये बन जाता है आपका ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पर कुल मिला के होता है आपका जो प्रोटीन, जो मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन और लिपिड बने हैं उनका क्या होता है, यहाँ मॉडिफिकेशन होता है, उसकी अच्छे से पैकेजिंग होती है और फिर उसके बाद इसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट में जो हमने ये जो दो बातें आपको बताई हैं, उसके बाद आपका आता है ये लाइसोसोम और वैक्यूल। ये यहीं पर आप समझ लो, लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है जो कि आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड जैसे चीज़ों को क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और वैक्यूल आपकी प्लांट की सेल में पाया जाता है। ये वैक्यूल जो होता है ये प्लांट की सेल में पाया जाता है। मैंने यहाँ पर डायग्राम में आपको ये चीज़ दिखाई भी थी, जो प्लांट की सेल में ये जो वैक्यूल है ये क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। इसमें क्या होता है, जो सेल का जो मतलब खराब, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ पर सिक्योर हो, यहाँ पर आके क्या होता है, स्टोर होता है। और ये क्या करता है, सेल का एक वॉल्यूम क्रिएट करता है, मतलब सेल का 90% वॉल्यूम क्रिएट करता है आपका वैक्यूल, जो कि प्लांट की सेल में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करते हैं। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल में इसमें वैक्यूल में और कुछ ज़्यादा तो बताने वाला है नहीं। एक है अमीबा में जो होता है उसका होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो अमीबा में पाया जाता है यहाँ पे वैक्यूल। अमीबा का जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, इसकी जब फिशन होता है, बाइनरी फिशन होता है अमीबा में, तब ये वैक्यूल क्या करता है, डिवाइडेशन में इसकी हेल्प करता है, ठीक है, डिवाइडेशन में हेल्प करता है। और इसी के थ्रू क्या करता है, अमीबा डिवाइड करता है, बाइनरी फिशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे कुछ फूड वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। कुछ फूड वैक्यूल में क्या होता है, बहुत सारी सेल में फूड रिजर्व होता है। प्लांट की सेल में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। अमीबा की सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो क्या बाइनरी फिशन में हेल्प करता है। और उसके बाद कुछ सेल में होता है जो फूड वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करते हैं जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। जितने पढ़े हैं सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। जो आउटर वाला पार्ट होता है आउटर मेम्ब्रेन, और होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन आपकी जिग जैग फॉर्म में, देखिए यहाँ पर ये जिग जैग फॉर्म में क्या है,
इनफोल्डिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर भरा होता है लिक्विड जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। और उसके बाद जो किनारे किनारे स्ट्रक्चर जो ये जो जिगजैग फॉर्म में देख रहे हैं इसको बोलते हैं सिस्टा, ठीक है। और इन दोनों के बीच एक स्पेस होता है जिसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जब आप वो फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, रिस्पायरेशन ऑफ प्लांट, उसमें यहाँ पर कैसे रिस्पायरेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे रिस्पायरेशन में सेल प्रोसेस में टेक प्लेस करती है, उसके बारे में इसकी पूरी डिटेल जानकारी वहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसमें पाए जाते हैं आपके राइबोसोम, और राइबोसोम कहीं भी अगर पाया जा रहा है तो याद रखना वो प्रोटीन ही बनाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जा रहा है मैट्रिक्स वाले पार्ट में, तो यहाँ पर भी वो प्रोटीन ही बनाएगा। और यहाँ पे क्या करता है, प्रोटीन की नहीं बनाता, जेनेटिक मटेरियल बनाता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं, प्रोटीन। देखो सबसे पहले क्या बनता है, जेनेटिक मटेरियल बनता है, डीएनए बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है। आरएनए से फाइनली बनता है प्रोटीन। तो वहाँ पर जो आपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है वहाँ पर डायरेक्ट प्रोटीन मैंने बताया है, तो उसके पहले की ये दो प्रोसेस भी होती है जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो राइबोसोम यहाँ पर पाया जा रहा है मैट्रिक्स के अंदर, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका डीएनए का माइटोकॉन्ड्रिया का क्या बनाता है, डीएनए बनाता है या आरएनए, दोनों में से कोई एक चीज़ तो बनाता ही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, आपकी बहुत सारी एटीपी बनती है। एटीपी क्या, सेल को जितने भी काम करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है उस सब का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल का बोलते हैं पावर हाउस, सेल पावर हाउस, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब इसमें एक जो पॉइंट याद रखना है, जो राइबोसोम पाया जाता है वो होता है आपका यहाँ पे 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है। और इसका डायामीटर याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायामीटर होता है वो होता है, अगर इसकी हम थिकनेस की बात करें, डायामीटर होता है आपका 0.2 से होता है 1 माइक्रोमीटर। और जो लेंथ होती है इसकी, जो ये जो लेंथ देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है ये होती है 1 से 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। और ये जो विड्थ होती है ये होती है आपकी 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखना। राइबोसोम्स आपका माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है मैट्रिक्स के ही अंदर बनता है, और ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल बनाता है डीएनए का, माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है आपका डीएनए होता है आरएनए, आगे चल के यही प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। तो ये थी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतनी बातें। इसके बाद जो आपके आने वाले लेक्चर में हम जो भी टॉपिक्स आपके बचे हैं इस चैप्टर के, वो सब अपकमिंग लेक्चर नंबर 5 में सारे कवर कर दिए जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, ये सारे जितने भी मैंने आपको ये सब सारे पॉइंट्स बताए हैं इनसे PYQs बहुत सारे पूछे गए हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ये डायग्राम में क्लियर कट आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है। ये जो 3 पॉइंट्स बताया मैंने, सेल वॉल, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स, इसके बारे में क्वेश्चन में ऑप्शन दे देते हैं, वैक्यूल्स की जगह पर यहाँ पर सेंट्रियोल दे देंगे, क्योंकि एनिमल के सेल में सेंट्रियोल होता है, प्लांट के सेल में वैक्यूल होता है, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सेम है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम आते हैं, ये सारी बात हमने कर ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है 52% ह्यूमन की जो RBC सेल होती है वहाँ पे 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। इसके बाद सबसे पहले बनाया था जो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया था सिग्नल निकोलसन ने दिया था 1972 में। 1950 में आ गया था माइक्रोस्कोप, और यहाँ से क्या होती केमिकल स्टडी हुई थी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि इसमें कौन कौन सा कॉम्पोजिशन होता है, किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। ये 3 पॉइंट्स थे, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क करती है, फंक्शन कैसे, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। नीट 2023 में एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पूछा गया था क्वेश्चन, इसमें ये बताना था एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज होती है या बनती है, तो ये याद रखना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी हमेशा खर्च होती है, ठीक है। सेल वॉल में ये 3 स्टार पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल रट लेना है। उसके बाद इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डबल टिक समझ लो इसको, डबल ट्रिपल टिक, ठीक है। नीट 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन आना है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे, मैंने आपको रिकॉल करा दिए। लेक्चर नंबर 5 में जितने भी आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं सारे कवर कर लिए जाएंगे। अपकमिंग वो लास्ट लेक्चर होगा आपका। इसके बाद एक लेकर आऊँगी मैं लेक्चर जिसमें हम करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर के सारे MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। 100 MCQs का सेशन होगा, और उसमें पूरे चैप्टर के अच्छे से जो भी थ्योरी रह गई है उसका भी वहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, और अच्छे से आपकी ग्रिप बन जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर बेटर रीच। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगती है PPT बनाने में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।